सीरीज की स्टार्टिंग में कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है हमारा ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड में दूसरी दुनियाओं के डायमेंशन पोर्टल्स ओपन होना स्टार्ट हो गई, जिनमें से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आए, जिन्होंने अर्थ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतना ही काफी नहीं था कि अचानक से हमारी अर्थ के पास एक और प्लेनेट आ गया, जो कि कुछ टाइम बाद खुद से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उस प्लेनेट के बहुत ही ज्यादा पीसेस आकर हमारी अर्थ के ऊपर गिर गए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमारी अर्थ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने खुद को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो क्रीचर्स थे जो कि दूसरी डायमेंशन में से हमारे वर्ल्ड पर आए थे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर ने इस जगह पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाले लोगों को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि असलियत में एक बी रैंक मॉन्स्टर है। और इस क्रिएचर को देखते हुए वो आर्मी ऑफिसर सोच रहा होता है इस क्रिएचर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक बी रैंक का मॉन्स्टर है, तो क्या मैं सिर्फ अपनी गन्स के साथ इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से उस ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उस ऑफिसर ने भी अपनी गन को निकाल लिया होता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर बुलेट शूट कर रहा होता है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर उस आर्मी ऑफिसर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और हमें बताया जा रहा होता है ह्यूमंस उस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक थे, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के मुकाबले में उनकी स्ट्रेंथ का लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस आर्मी ऑफिसर के पास आ चुका होता है और इसी वक्त वो एक बार फिर से उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मी ऑफिसर ने अपने एक ही हाथ से इस मॉन्स्टर के इस पावरफुल अटैक को रोक लिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि उस आर्मी ऑफिसर की स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है और उसकी बॉडी की पावर्स को रोकने के लिए उसके ऊपर जितनी भी लिमिट्स लगी हुई होती है वो पर्सन अपनी इन तमाम लिमिट्स को ही ब्रेक कर देता है। और इसी वक्त वो पर्सन उस मॉन्स्टर को उठाकर बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और उसने अपने एक ही अटैक के साथ उस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है वो फर्स्ट टाइम था जब एक पर्सन डायरेक्ट एक एस रैंक हंटर में चेंज हो गया था और उस दिन के बाद से लोगों की इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गई। लेकिन जरूरी नहीं था कि सभी लोगों के पास बिल्कुल सेम पावर्स हो, बल्कि हर एक इंसान के पास उसकी एबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट पावर्स मौजूद थी। और इसी के साथ वो सभी लोग जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद थी वो हंटर्स कहलाने लगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपने घर जा रहे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन यार हमारे टीचर्स हमें कुछ ज्यादा ही बोर करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हमें इतना ज्यादा बोर नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी ही छुट्टी दे देनी चाहिए। तो उसका साथ ही बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, हम स्कूल सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। लेकिन इसी वक्त वो दोनों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाली कार्स मौजूद होती है और इन कार्स में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं। और ये देखकर एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है, सुनो ब्रदर, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि आखिर ये स्टूडेंट्स इन कार्स में क्यों बैठे हुए हैं और ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, ये सभी वॉरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ये अपने एग्जाम्स के लिए डंजन में जा रहे हैं ताकि ये उस डंजन को क्लियर करके अपने एग्जाम्स में हाई मार्क्स हासिल कर सके। तो सुनकर वो पर्सन कह रहा होता है, ओह हाँ, मैंने इस बारे में सुना हुआ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है। आखिर वो लोग अपने स्टूडेंट्स को डंजन में क्यों भेजते हैं जबकि वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ उन्हें फाइट करनी पड़ती है। तो लड़का कह रहा होता है ऐसे इसलिए है ताकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बन सके और आगे चलकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियाँ किसी लड़की की तारीफ कर रही होती है और वो कह रही होती है, जरा देखो तो वो कितना ज्यादा कूल है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मैंने इसके जितना हैंडसम लड़का पहले कभी भी नहीं देखा। और इसी के साथ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। लेकिन इस लड़के को देखकर वो स्टूडेंट्स में उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, भाई आखिर ये क्या चीज है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो लड़का बोलता है, इडियट, क्या तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता, ये पर्सन एक मिक्स्ड ब्लड है, यानी कि ये एक एल्फ और इंसान का बच्चा है। और इसी के साथ हमें इस एल्फ लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है और इस लड़के का नाम डायव है, जो कि अभी तक 14 टाइम्स डंजन में वापस आ चुका है। और हम देखते हैं उन दोनों स्टूडेंट्स में से एक लड़के को इस लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जरा इन लड़कियों को तो देखो, ये सभी लोग उसे ट्रीट तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि वो कोई आइडियल है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा तो इन्हें देखकर दिमाग खराब हो रहा है। यही इसी वक्त यहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसे देखकर वो चश्मिश लड़का बोलता है, हे जे, अच्छा क्या तुम भी यहाँ पर आ गए, क्या तुम हमारे साथ गेम्स खेलने के लिए जाने वाले हो। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जे है और जे उनसे बोलता है, सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो ये बात सुनकर एक लड़का बोलता है, आखिर ये साला ऐसा भी क्या काम कर रहा है जो इतना ज्यादा बिजी है। तो ये बात सुनकर उसका दोस्त उसके पेट
पीठ में बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसी के साथ वो लड़का बोलता है, बेवकूफ, आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो जे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। उसके फादर की हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उसे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है ताकि वो अपना और अपने फादर की मेडिकल ट्रीटमेंट्स का खर्चा उठा सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे को किसी पर्सन का मैसेज आया होता है जो कि उसे काम करने के लिए बुला रहा होता है। और इसी के साथ हम डाइव को देखते हैं जो कि जे को ही देख रहा होता है। तो डाइव का दोस्त पूछता है, डाइव आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम उस लड़के को इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो डाइव बोलता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मुझे इस लड़के की तरफ से अभी अचानक से डिफरेंट सा ऑरा महसूस हुआ था, क्या मैं चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच चुका होता है। लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, डैम इट, मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे चलता हुआ एक अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि उसका वेट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो जे का बॉस होता है वो बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, क्या तुम जानते हो हमारे क्लाइंट्स कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं? ये सुनकर जे बोलता है, सॉरी बॉस, मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगा कि आपको वेट न करना पड़े। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टकला पर्सन मौजूद होता है वो उस बॉस के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या बकवास है, तुमने बोला था तुम यहाँ पर अपने बेस्ट वर्कर को बुलाओगे, लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल एक यंग लड़का है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? शायद तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुमसे बोला है कि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है जिसके लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर की जरूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मेरा ये काम कर पाएगा? तो वो बॉस बोल रहा होता है, अरे भाई तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने बोला ना यही लड़का मेरा सबसे बेस्ट वर्कर है और इसके अलावा तेरा ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो टगला पर्सन बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने सारे पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए हैं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुमने यहाँ पर अपने किसी बेस्ट वर्कर को नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगा और तुम हमेशा ही ये रिग्रेट करते रहोगे कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जे ने अपनी जैकेट को उतार दिया होता है और वो बुरा होता है, सुनो मिस्टर, तुम्हें कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। वेल मुझे लगता है तुम्हारे पीछे ये जो बॉडीगार्ड खड़ा है ये जरूर कोई एडवेंचरर है, तो क्यों ना एक 1-on-1 मैच हो जाए जिससे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मैं यहाँ का बेस्ट वर्कर हूँ या नहीं। ये सुनकर वो टकला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस बॉडीगार्ड को हरा पाओगे? लेकिन हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड इस वक्त काफी ज्यादा जोश में होता है और वो कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मैं आपके लिए इसके एक पैर और एक हाथ को जरूर तोड़ूंगा। और इसी के साथ हमें इस बॉडीगार्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ली है और ये एक रिटायर्ड हंटर है जो 81 टाइम्स डेंजर में से जिंदा वापस आया है। कल हम जे को देखते हैं जो कि अपने बॉस की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका बॉस तो आराम से सुट्टा मारने में मसरूफ होता है। जिसके बाद जे बोलता है, मुझे लगता है मेरे बॉस को हमारी फाइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और इसी के साथ हमें जे के बारे में बताया जाता है कि जे एक डंजन स्मगलर है और वो अभी तक इलीगल तरीके से C71 टाइम्स डंजन में जाकर वहाँ से वापस आ चुका है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी लीगल तरीके से डंजन्स पे जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उन्हें जितना भी खजाना मिलता है कोई भी पर्सन इन तमाम ट्रेजर्स को डायरेक्ट अपने पास नहीं रख सकता और उसे इन तमाम ट्रेजर्स को हंटर एसोसिएशन में जमा करवाना पड़ता है। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन के लोग इस तमाम खजाने के ऊपर टैक्स को लगाने के बाद और डंजन रेड की फीस को काटने के बाद बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हंटर्स को देते हैं, जिससे हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कम फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कभी भी अपने ट्रेजर्स को इन एसोसिएशन के लोगों को नहीं देते हैं, जिसके बाद वो अपने तमाम ट्रेजर्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और ऐसे लोगों को डंजन स्मगलर्स बोला जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जे और वो बॉडीगार्ड दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो टकला पर्सन उस बॉस से बोल रहा होता है, ओए क्या तुम पागल हो गए हो, मेरा बॉडीगार्ड एक एडवेंचरर रह चुका है और मैंने सुना है कि जब वो एक एडवेंचरर था तो उसने अपने बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर्स को इसलिए किल कर दिया क्योंकि वो लोग उसकी बात नहीं मानते थे। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, तुमने अपने टीम मेंबर्स को सिर्फ इसलिए किल कर दिया क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी पर्सन हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, बच्चे क्या तुम जानते हो तुम सिर्फ एक ट्रैश हो। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, वेल तुमने सही नाम दिया, तुम सचमुच एक ट्रैश हो, फिक्र मत करो मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर साफ कर दूंगा। और ये देखकर वो बॉस और टकला पर्सन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं जे उस पर्सन की बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन जे के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। लेकिन इसी के साथ वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जे ने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया होता है।
लेकिन इसी वक्त वो बॉडीगार्ड बहुत ही गुस्से में जे के ऊपर एक बार फिर से अपने पंच के साथ अटैक करता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ उस बॉडीगार्ड के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और हम देखते हैं कि ये किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उस बॉडीगार्ड की पूरी बॉडी ही एक किक में ही मुकम्मल तौर पर हिल गई होती है और उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। और इसी के साथ जे बोलता है, अरे ये क्या, अभी तो मैंने अपनी बॉडी को वार्म अप भी नहीं किया है और तुम्हारी तो हालत अभी से ही खराब हो गई है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए मैं इसे और ज्यादा लाइटली नहीं ले सकता, वरना मैं इस लड़के से हार जाऊंगा और मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी शर्ट को फाड़ देता है, जिसके बाद हम उस बॉस को देखते हैं जो कि उस टकले पर्सन से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारे बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे समझ आ गई है कि वो मेरे वर्कर को नहीं हरा सकता। और ये सुनकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस वक्त अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करा होता है। और इसी के साथ जे भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर लिया होता है और उसने अपनी बॉडी को आयरन स्किन में चेंज कर दिया होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इससे वक्त वो पर्सन जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन जे ने बहुत ही आसानी से जंप करके इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक था ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ पर सारी जमीन हिल गई होती है और इस टकला पर्सन होता है वो जमीन पर गिरने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वो बॉस उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, खुद को संभालो क्योंकि अब इनकी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये दोनों बास्टर्ड मेरी इस वर्किंग एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन जे ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसने दीवार को भी तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, बच्चे क्या हुआ, आखिर तुम मेरी इन अटैक्स को डॉज क्यों कर रहे हो। तो जे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हें खुद को हिट करने दूंगा। जिसके बाद हम उस बॉस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जे को हरा सके। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए जे से बोलता है, ओए जे मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने मेरी इस वर्किंग एरिया को डिस्ट्रॉय किया तो इस वर्किंग एरिया के पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा। और ये सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलता है, क्या डैम इट, लगता है अब इस सबको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड जे से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे यहाँ से एक लोहे की रोड को उपाड़ लेता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये रोड तुम्हें हराने के लिए काफी है। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हें कोई भी अपनी ट्रिक यूज करने का मौका नहीं दूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे यहाँ पर अपने किसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब वो पर्सन जे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, इसी वक्त जे बहुत ही तेजी से उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ता है और उस बॉडीगार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब जे ने ये अटैक किया होता है तो यहाँ पर जे का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं कि जे ने अपने एक ही अटैक में इस बॉडीगार्ड को हरा दिया होता है और ये देखकर वो टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सिर्फ एक अटैक में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जे से बोल रहा होता है, लड़के आखिर किस तरह की टेक्निक थी, तुमने इसे कहाँ से सीखा है। तो जे बोलता है, मुझे लगता है तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मैंने इसे किसी से भी नहीं सीखा है, बल्कि ये टेक्निक मुझे विरासत में मिली है। और इसी के साथ जे यहाँ पर अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ जे हमें बता रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मेरे पास उस वक्त करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो मैं जाकर चुप करके अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता था और मैं उन्हें अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ इसलिए नहीं देखता था कि वो मेरे फादर हैं, बल्कि मैं उन्हें इसलिए देखता था क्योंकि मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन है जिन्होंने हंटर्स की शुरुआत की थी, क्योंकि वही पहले पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी पावर्स को अवेकन किया था और वो वर्ल्ड के नंबर 1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल हंटर है। और जब तमाम इंसानों और मॉन्स्टर्स के दरमियान में फाइट हुई थी तो सभी लोगों को यही लगता है कि पावरफुल हीरोज ने तमाम मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन कोई पर्सन ये नहीं जानता कि फर्स्ट जनरेशन के हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी थी, जिनके बारे में कोई पर्सन नहीं जानता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे के फादर और कुछ और हंटर एक डंजन में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर इन सभी हंटर्स के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन के साथ अटैक करता है, जिसे जे के फादर ने तो डॉज कर लिया होता है, लेकिन उनके साथ जो हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी इस पॉइजन की वजह से मारे जाते हैं। और इस चीज की वजह से जे के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने स्पेयर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनका स्पेयर इस पॉइजन की वजह से पिघल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हार नहीं मानते और वो अपने एक और वेपन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके
जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस डंजन के पास कुछ और हंटर्स भी आ चुके होते हैं जो कि यहाँ पर जे की फादर की हेल्प करने के लिए ही आए थे। लेकिन वो देखते हैं कि जे के फादर ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और जे हमें बता रहा होता है मेरे फादर ने सिर्फ किसी एक मॉन्स्टर को किल नहीं किया बल्कि उन्होंने हजारों मॉन्स्टर्स को किल किया है जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स भी मौजूद है। और यही रीजन था कि मेरे फादर को किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स को किल किया था और सभी लोग उनके बहुत ही बड़े फैन थे और हर एक इंसान उनके जैसा बनना चाहता था। और यही रीजन था कि मैं हमेशा अपने फादर को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे के फादर अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करते हैं और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है जिसे देखकर जे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे के फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इस दिन जे को सबसे बड़ा शॉक लगा होता है, क्योंकि वो पर्सन जिसे सब लोग इनविंसिबल समझते थे वो पर्सन बहुत ही जल्द मरने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे भागकर अपने फादर के पास आ चुका होता है और इसी के साथ जे हमें बता रहा होता है उस दिन से मेरे फादर की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि उनकी हालत बहुत ही तेजी के साथ खराब हो रही थी। और उस टाइम जब उनके दोस्तों को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी उन्होंने हमारे फादर की हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी तमाम प्रॉपर्टी और हमारे तमाम एसेट्स के ऊपर उन लोगों ने ही कब्जा कर लिया। और उस दिन से मेरे फादर की हेल्थ के साथ उनकी मेंटल स्टेट भी खराब होना स्टार्ट हो गई और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सभी लोग ड्रैगन स्लेयर योसियोंग के बारे में भूल गए और अब कोई पर्सन मेरे फादर के बारे में नहीं जानता। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड बेहोश पड़ा हुआ होता है और जे बस उसे देख रहा होता है। जिसके बाद जे अपने वेपन को फेंक कर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ जे का बॉस उस टकले पर्सन से बोल रहा होता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तो टकला पर्सन बोलता है मुझे लगा था मेरा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये तो इतने ज्यादा यंग लड़के से हार गया। तो वो बॉस बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारा ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे इस वर्कर को हरा सके। और क्या तुम जानते हो ये पर्सन मेरे वर्कर को क्यों नहीं हरा पाया। इसी के साथ ये बोलता है जो खुद कमजोर होते हैं वो दूसरों को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो खुद से कमजोर लोगों को बुली करता है। और हाँ एक और चीज, एक हंटर रिटायरमेंट उस वक्त लेता है जब वो मर जाता है या फिर जब उसे ये मालूम होता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और वो एज अ हंटर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो बॉस उस टकले पर्सन को उसके कंधे से पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा ये वर्कर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुमने जानबूझकर हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया। अब तुम्हें अपने मिशन की डबल प्राइस पे करनी होगी। तो सुनकर वो टकला काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई डबल प्राइस नहीं देने वाला। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस को इस टकले पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम बहुत ही देर से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सही सलामत अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है सर आप तो मेरा गुस्सा कर गए, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं आपको डबल प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जे पानी पी रहा होता है तो उसका बॉस उससे पूछता है जे क्या तुम्हें एफीरियल वेब के बारे में पता है। तो सुनकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है क्या एफीरियल वेब बॉस, कहीं हमारा मिशन उस मॉन्स्टर से फाइट करना तो नहीं है। ये बात आप भी जानते हो कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उस मॉन्स्टर को तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक के हंटर्स भी किल नहीं कर सकते। तो इस सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है इडियट, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहाँ पर जाना है, मैं जानता हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो अगर उस मॉन्स्टर से एक वाइट रैंक का हंटर फाइट करे। तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या एक वाइट रैंक का हंटर। तो वो बॉस बोलता है हाँ, और सिर्फ एक वाइट रैंक का नहीं, यहाँ पे ये जो टकला पर्सन आया था इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि अब से कुछ दिन पहले 7 बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट रैंक के हंटर्स ने मिलकर उस एफीरियल वेब का शिकार किया है। और दोस्तों यहाँ पर एफीरियल वेब किसी और चीज को नहीं बल्कि मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर्स की क्वीन को बोला गया है। और वो बॉस बोल रहा होता है उस कस्टमर का कहना था कि उन 7 व्हाइट रैंक हंटर्स ने मिलकर जब उस मॉन्स्टर को किल कर दिया था तो उन्हें उसके छत्ते में से रॉयल जेली मिली थी, लेकिन उन व्हाइट रैंक हंटर्स में से एक ने उन्हें धोखा दे दिया और उसने वो रॉयल जेली एक स्मगलर को दे दी ताकि वो उस जेली को ब्लैक मार्केट में ले जाकर उसे और भी ज्यादा प्रॉफिट दे सके। लेकिन उस पर्सन का बैड लक कि जिस स्मगलर को उसने ये जॉब दी थी वो स्मगलर मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा गया और वो रॉयल जेली इस वक्त डंजन में ही मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस रॉयल जेली को लेकर आओ। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है बॉस अगर मैं वहाँ पर चला
भी जाता हूँ तो वो रॉयल जेली है। आपको नहीं लगता कि उसे हासिल करने के लिए और भी हंटर्स आए होंगे? तो वो बॉस बोल रहा होता है, नहीं, उसे लेने के लिए अगर कोई पर्सन आ सकता है तो वो सिर्फ स्मगलर्स हैं, क्योंकि रियल हंटर्स को डंजन में आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। और हाँ, एक और बहुत ही ज्यादा खास चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो रॉयल जेली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसे एक मुर्दा इंसान को भी खिला दिया जाए तो वो भी दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉस इस वक्त एक सीक्रेट डंजन गेट के सामने मौजूद होता है और इसी के साथ वो अपनी पावर को यूज करके इस डंजन गेट को अनलॉक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे भी मौजूद होता है और उसका बॉस जे से बोल रहा होता है, जे इस चीज का ख्याल रखना, वो रॉयल जेली है तो हो सकता है कि वो रॉयल जेली बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो अपना ख्याल रखना और अपने आप को किसी प्रॉब्लम में मत डाल लेना। लेकिन हम देखते हैं कि जे तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। तो ये देखकर वो बॉस अपने सिगरेट के धुएं को उसके मुंह के ऊपर फेंक देता है। जिसका जे बोलता है, बॉस ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बॉस बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। वो रॉयल जेली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है और उसके साथ एक मुर्दा पर्सन को भी जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उस जेली को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उस जेली से तुम्हारे फादर को क्योर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जे बोल रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब मुझे ये बात बताना बंद कीजिए। और इसी के साथ जे जाकर उस दरवाजे को ओपन कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ वो रॉयल जेली मेरे फादर को क्योर नहीं कर सकती, लेकिन मैं सच में ये चाहता था कि काश वो रॉयल जेली मेरे फादर को क्योर कर पाती। लेकिन चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, लेकिन एक दिन मैं अपने फादर के लिए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन का एंटीडोट तलाश कर रहूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे इस डंजन के अंदर आ चुका होता है और इसी के साथ वो इस डंजन के एरिया को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये डंजन असलियत में एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर मौजूद होती है और ये पूरी सिटी ही मुकम्मल तौर पर जंगल में चेंज हुई पड़ी होती है। जिसके बाद जे का बॉस बोलता है, जे अपना ख्याल रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम एक बहुत ही ज्यादा खास मिशन के लिए जा रहे हो, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करना क्योंकि वो रॉयल जेली बहुत ही ज्यादा खास है। और इसी के साथ वो बॉस सोच रहा होता है, सिर्फ रॉयल जेली ही नहीं बल्कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही खास हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ जे बोलता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मुझे और उस रॉयल जेली को कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं जे एक रस्सी के साथ उस पहाड़ी के ऊपर से जंप लगा देता है और वह बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे ने इस जंगल के अंदर काफी शानदार एंट्री मारी होती है और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, ये जंगल सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वापस जाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसी वक्त जे यहाँ पर कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे इस वक्त जिस जगह पर खड़ा होता है उस जगह पर किसी चीज का बहुत ही बड़ा पैर का निशान मौजूद होता है। और इस निशान को देखकर जे सोच रहा होता है, अब ये क्या बकवास है, क्या मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है। और इस वक्त वो लड़की एक दरख्त के पीछे आकर छुप जाती है और वह इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है, शिट, ये सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट में यहाँ पर इतना पावरफुल मॉन्स्टर क्यों मौजूद है। और हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमें इस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की इस कंट्री के सबसे बड़े स्कूल वॉरियर हाई स्कूल की स्टूडेंट है और आज इनके स्कूल में एक एग्जामिनेशन है और ये लड़की इस डंजन में अपने एग्जाम टेस्ट की वजह से आई है। और वह एग्जाम टेस्ट ये है कि डंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉइन्स छुपाए गए हैं और तमाम स्टूडेंट्स को दिए गए टाइम में इन कॉइन्स में से 2 कॉइन्स को तलाश करके लेकर आना होगा। और अगर ये तमाम स्टूडेंट्स गिवन टाइम में इन कॉइन्स को हासिल नहीं कर पाए तो ये सभी फेल हो जाएंगे। लेकिन ये लड़की तमाम स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा अनलकी थी क्योंकि इसका सामना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से हो गया है। और इस वक्त हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने भी इस लड़की को देख लिया होता है और इस लड़की के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ इस अटैक को डॉज कर लेती है और वह सोच रही होती है, शिट, मैं इस मॉन्स्टर से नहीं भाग सकती, इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये बहुत ही आसानी से मुझे पकड़ लेगा, मुझे कैसे भी करके इसे हराना होगा। और इसे वो अपने 3 एरोस को रेडी कर लेती है। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक टाइटेन है जिसका डेंजर लेवल 3 स्टार है। और इसी वक्त हम देखते हैं वो लड़की अपने इन एरोस को इस टाइटेन के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन उस टाइटेन ने तो बहुत ही आसानी से सिर्फ अपने हाथ की मदद से इन तीरों को रोक दिया होता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, शिट, मेरे तीर किसी भी काम के नहीं है, ऐसे तो मैं इस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाऊंगी। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर एक बार फिर से इस लड़की के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की ने बहुत ही ऊंची जंप लगाकर इस अटैक को डॉज कर दिया होता है। और इसी के साथ उसने और 3 एरोस को रेडी कर लिया होता है जिन्हें वो इस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है और ये तीर जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाते हैं, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर भागता हुआ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की अपने एक एरो को निकाल लेती है और वो सोच रही होती है, मुझे यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को यूज करना होगा, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती हूँ और अगर मैंने उसे यूज किया तो मेरा माना बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम
देखते हैं कि उस लड़की ने अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की अपने एरो के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा माना को इकट्ठा कर रही होती है और उसने अपने इस एरो को शूट करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी कर लिया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की इस एरो को शूट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये एरो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे बहुत ही दूर से भी देखा जा सकता है। और इसी के साथ वो लड़की सोच रही होती है मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मॉन्स्टर इस अटैक से नहीं बच सकता। लेकिन इसी वक्त वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में जब उस लड़की ने अपने इस एरो को शूट किया था वो टाइटेन जंप करके दरख्तों के ऊपर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई होती है और वो सोच रही होती है क्या इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी इतनी आसानी से डॉज कर लिया, क्या मैं सच में आज इस मॉन्स्टर के हाथों मरने वाली हूँ। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर जमीन पर आ जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस लड़की की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है और इसी वक्त वो उस लड़की को पकड़ने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त किसी पर्सन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जिसे देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि जे का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और इसी वक्त जे भी एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैंने अपना अटैक उस मॉन्स्टर की ठोड़ी पर किया था जिससे उसकी गर्दन में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन मेरा ये अटैक उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को सचमुच कुछ भी नहीं हुआ होता और वो इस वक्त उसी दरख्त पर चढ़ा होता है जिस पर जे बैठा हुआ होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वो सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जंप लगा देता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, वो मॉन्स्टर इसे मार डालेगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी जंप लगाकर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त जे चिल्लाकर बोलता है जल्दी अपनी आईज को क्लोज करो। और ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो गई होती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे उस मॉन्स्टर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और इसी वक्त वो अपने उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ वो अपनी आईज को भी क्लोज कर लेता है। और हम देखते हैं कि इस आर्टिफैक्ट को यूज करने की वजह से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रोशनी हो गई होती है और ये रोशनी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस मॉन्स्टर को भी इस रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जे जंप करके जमीन पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इस वक्त काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि इस वक्त उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ जे बोल रहा होता है शिट यार, मैं इस आर्टिफैक्ट को सिर्फ एक बार यूज कर सकता था और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इससे डंजन में एंटर होते ही इतनी जल्दी यूज कर लूंगा। और इसी के साथ हमें इस आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसे स्टनिंग टॉर्च कहा जाता है और इसे समुद्र के अंदर से मिलने वाली एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मछली के स्किल्स के साथ बनाया जाता है। और ये टॉर्च इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये कुछ देर के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को भी अंधा कर सकती है, लेकिन अगर इसे किसी इंसान के ऊपर इस्तेमाल कर दिया जाए तो इंसान हमेशा के लिए ही अंधा हो जाएगा। इसलिए ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा डेंजरस भी है। जिसके बाद जे देखता है कि वो लड़की भी बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद जे उस लड़की के पास से जा रहा होता है और वो बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मौजूद है क्योंकि कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर दोबारा से ठीक हो जाएगा, इसलिए अब जल्दी करो और यहाँ से चली जाओ। और इतना कहने के बाद जे बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ भागते हुए जे को अपने बॉस की बात याद आ रही होती है जहाँ पर जे का बॉस बोल रहा होता है जे डंजन में तुम्हें कभी भी अगर कोई पर्सन मिलता है, अगर वो प्रॉब्लम में हुआ तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उस पर्सन के ऊपर भरोसा मत करना क्योंकि इस बारे में तुम्हें भी पता है कि एक नॉर्मल स्मगलर के ऊपर भी $5 मिलियन की बाउंटी का इनाम रखा गया है, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने आप को लोगों से बचा कर रखना। और इसी के साथ जे बहुत ही तेजी से वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि जिस लड़की की उसने हेल्प की थी वो लड़की भी बहुत ही तेजी से जे के पीछे ही भागती हुई आ रही होती है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा सांस चढ़ी हुई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो देखती है कि जे बहुत ही तेजी से उसके सामने से गायब हो चुका होता है। और ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है आखिर वो लड़का कहाँ पे चला गया, अभी तो वो मेरे बिल्कुल सामने था, वो इतनी जल्दी अचानक से गायब कैसे हो गया। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उस लड़की को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि जे ही होता है। और जे उससे बोलता है बेवकूफ लड़की, आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। ये सुनकर जे बोलता है क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझती हो, मैं जानता हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो क्योंकि मैं एक स्मगलर हूँ। तो वो लड़की बोलती है प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हो तुम एक स्मगलर हो, लेकिन तुम्हारा पीछा करने का मेरा कोई भी बैड मोटिव नहीं था। और इसी वजह देखता है कि इस लड़की के कपड़ों के ऊपर वॉरियर हाई स्कूल का निशान बना हुआ होता है
और इस वक्त वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहती हूँ। तो जे उसे छोड़ देता है और जाते हुए वो उससे बोलता है मुझे तुम्हारी जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ अगर अब तुमने मेरा पीछे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल में ही दफना दूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं जब जे वहाँ से जा रहा होता है तो सायरम उससे बोलती है मैं जानती हूँ एक नॉर्मल स्मगलर के ऊपर 5 मिलियन की बाउंटी है, लेकिन अगर वही स्मगलर एक प्रोफेशनल हो तो उसके ऊपर टोटल 50 मिलियन वॉन की बाउंटी लगाई जाती है। तो ये बात सुनकर जे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है क्या बोला तूने। लेकिन इसी वक्त जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस लड़की ने अपने पास से बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट को निकाला हुआ होता है और वो बोलती है मेरे पास ये जो आर्टिफैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, और अगर मैं तुम्हारे जैसे 5 स्मगलर्स को भी पकड़ लेती हूँ तो तब भी इस नेकलेस की कीमत पूरी नहीं हो सकती, और ये नेकलेस मैं तुम्हें दे सकती हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करते हो और तुम्हें मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा नाम सायरम है और मैं वारियर हाई स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ और आज मेरा मिड टर्म का एग्जाम है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे मिड टर्म का एग्जाम को पास करने में तुम मेरी हेल्प करो। ये बात सुनकर जे बोलता है मुझे लगा था तुम सिर्फ एक बेवकूफ लड़की हो जो यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथ मारने के लिए आ गई, लेकिन तुम सिर्फ बेवकूफ नहीं बल्कि अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई बच्ची भी हो। ये बात सुनकर सायरम बोलती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नेकलेस के बाद भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जी बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा आयरनिंग हो, लेकिन शायद तुम जानते नहीं मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मौजूद हैं, जिसके बाद ये टाइटन दोबारा हमारे ऊपर हमला कर देगा। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो टाइटन बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इस वक्त उस टाइटन ने इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक किया होता है, लेकिन वो दोनों ही जंप करके इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त जे अपने स्पेयर को सायरम की तरफ फेंकता है जिसे सायरम ने भी कैच कर लिया होता है, और इस चीज की वजह से सायरम भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन इस वक्त जे चिल्लाकर बोलता है अब ऐसी खड़ी मत रहो, जल्दी से अपनी वो टेक्निक जिसे तुमने अपने एरो पर यूज करके इस टाइटन के ऊपर हमला किया था उस टेक्निक को मेरे स्पेयर के ऊपर यूज करके स्पेयर को मेरी तरफ थ्रो करो, जिसके बाद मैं खुद इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करूंगा। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने उस वक्त अपने माना को बहुत ज्यादा यूज कर दिया था और अब मेरी बॉडी में बहुत ही कम माना रह गया है। तो ये सुनकर जी बोलता है अगर सच में ऐसा है तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, कुछ भी करो लेकिन मेरे वेपन को मेरी तरफ थ्रो करो। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर भी जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस वक्त हम सायरम को देखते हैं जो कि जे के स्पेयर को चार्ज कर रही होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है मेरी बॉडी के अंदर मेरे माना का सिर्फ चौथा हिस्सा ही रह गया है जिसे मैं इस स्पेयर के ऊपर यूज करने वाली हूँ, लेकिन क्या ये लड़का सच में इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जे बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए इन तमाम अटैक्स को ही डॉज कर रहा होता है। और इस वक्त सायरम उस स्पेयर को जे की तरफ फेंक देती है जिसे जे ने बहुत ही आसानी से कैच कर लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सायरम इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और वो सोच रही होती है मैंने इसके स्पेयर को चार्ज कर दिया है लेकिन अब मेरी बॉडी में बिल्कुल भी माना नहीं है। और इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को बहुत ही तेजी के साथ स्पिन कर रहा होता है और इसी के साथ वह सायरम से बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, वो पावर जो तुमने अपने एरो के अंदर एक्टिवेट की थी वो मुझे मेरे स्पेयर में महसूस नहीं हो रही है, यानी कि तुमने इसमें बहुत ही ज्यादा कम माना को इंसर्ट किया है, लेकिन लगता है अब मुझे सिर्फ इतने से ही गुजारा करना होगा। और इसी के साथ हम देखते कि जे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमें बताता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, सबसे पहले मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को एनालाइज करो, जिसके बाद एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करके एक सही वक्त पर बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो और वो अटैक उस मॉन्स्टर के किसी ऐसी वीक स्पॉट पर करो जिससे तुम बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को किल कर सको। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जे के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक किया होता है, लेकिन जे इस अटैक को डॉज करके बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और इसे जे उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जे का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने अपने इस एक अटैक के साथ इस टाइटन मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और जे की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर सायरम बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और सायरम सोच रही होती है वाओ ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमें सायरम की एक प्रीवियस दिखाई जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सायरम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से ही उसके पास हर एक वो चीज मौजूद थी जो एक नॉर्मल इंसान हासिल करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सायरम एक एल्फ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर की बेटी है, लेकिन सायरम को एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद थी वो थी एक हंटर बनकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना। और सायरम बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनना चाहती थी। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरम के टीचर उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वो बोल
रहे होते हैं, सायरम तुम सच में बहुत ही ज्यादा वीक हो। ये यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हारे अंदर सचमुच एक एल्फ का ब्लड है, क्योंकि एक एल्फ की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जबकि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा वीक है। इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसे बहुत ही ज्यादा सांस चढ़ी हुई होती है। और इसी के साथ वो टीचर किसी पर्सन से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ये सब करना चाहिए? आखिर तुम्हें इसे इतना ज्यादा पुश करने की क्या जरूरत है? क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़की एक हंटर बने? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सायरम के फादर भी मौजूद होते हैं जिनका नाम जिन सियोंग है, जो कि जिन सियोंग ग्रुप्स के डिपार्टमेंट हेड है। और सायरम के फादर बोल रहे होते हैं, मैंने सायरम को बिल्कुल भी पुश नहीं किया है, हंटर बनने का फैसला सायरम ने खुद किया था, मैं तो बस उसे चीट कर रहा हूँ ताकि वो कमजोर मत समझे। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोलता है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर एक एल्फ का भी ब्लड है। और अगर देखा जाए तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उससे ज्यादा सायरम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन जब लोग इसे देखेंगे कि ये एक एल्फ है, लेकिन एल्फ होने के बाद भी ये इतनी ज्यादा वीक है, तो आगे चलकर इसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अभी से ही एक हंटर बनने के लिए गिव अप कर दे। लेकिन जिन सियोंग, क्या तुम एक बात जानते हो, मैं जब से तुम्हारी बेटी को ट्रेन करवा रहा हूँ, मैं ये बात समझ चुका हूँ कि ये लड़की कभी भी गिव अप नहीं करने वाली है। और मुझे भी लगता है कि अगर ये हिम्मत ना हार कर खुद को ऐसे ही ट्रेन करती रहे तो ये खुद को एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बना लेगी। इसी के साथ हमें सायरम के बारे में बताया जाता है कि सायरम ने बचपन से ही खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद सायरम ने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो वॉरियर हाई स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्चर्स में से एक है। लेकिन खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सायरम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे वॉरियर हाई स्कूल में सायरम का कोई एक भी दोस्त नहीं है और वो हमेशा ही खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरम जे की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जब वो टाइटेन जमीन पर आकर गिरता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टाइटेन इस वक्त मर चुका होता है। और इसी के साथ जे उस धुएं में से निकलते हुए सायरम के पास आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, इस लड़के की एज बिल्कुल मेरी जितनी है, तो आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, जबकि बचपन से ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं खुद को अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाई हूँ। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि अपने चश्मे के बारे में सोच रहा होता है और उसे अपने बॉस की बात याद आ रही होती है जहाँ पर उसका बॉस बोल रहा होता है, इस चश्मे को संभाल कर रखना, ये काफी ज्यादा कीमती है। तो जे बोल रहा होता है, सर इसमें महंगा क्या है, मार्केट से इस तरह के ग्लासेस 100-200 वॉन में मिल जाएंगे। तो सुनकर उसका बॉस बोलता है, इडियट, इस ग्लास को स्पेशल मैजिक को यूज करते हुए बनाया गया है और ये तुम्हारी आईज को मैजिक से प्रोटेक्ट करता है ताकि तुम्हारी आईज खराब ना हो और इसकी टोटल प्राइस 1 मिलियन है। और ये बात सोचकर जे को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, डैम इट, मेरा बॉस फिर से इस इक्विपमेंट के पैसे मेरी सैलरी में से काट लेगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि सायरम उसके पास आ गई होती है और वो बोल रही होती है, मैंने तुम्हें पहले कभी हमारे स्कूल में नहीं देखा, इसका साफ मतलब यही है कि तुम हमारे वॉरियर स्कूल में तो नहीं हो, जरूर तुम दूसरे किसी बड़े हंटर स्कूल के कोई सीनियर स्टूडेंट हो जो तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। तो ये सुनकर जे बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, पहले वो चीज दो जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। ये बात सुनकर सायरम उसे अपना नेकलेस दे देती है जिसे जे भी फौरन से ले लेता है और इस नेकलेस को देखकर सोच रहा होता है, ये नेकलेस तो देखने में असली ही लग रहा है, लेकिन अगर इसे मैं ब्लैक मार्केट में बेचता हूँ तो मुझे इसकी तकरीबन कितनी प्राइस मिलेगी। और वो भी ये सब कुछ सोच रहा होता है। लेकिन इसे सायरम उससे पूछती है, हमारे वॉरियर हाई स्कूल की फीस बहुत ही ज्यादा हाई है, शायद इसलिए तुम हमारे वॉरियर हाई स्कूल में नहीं हो और मुझे लगता है कि तुम शायद किसी और बड़े स्कूल के स्टूडेंट हो और वहाँ की फीस को पे करने के लिए ही तुम एक डंजन स्मगलर बने हो। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो जे बोलता है, नहीं, तुमने बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि मैं किसी भी स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ और आज तक मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट? और इसी वक्त वो बोलती है, मैं समझ गई, जरूर तुम किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टीचर के पास ट्रेनिंग कर रहे हो, इसलिए तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जे बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर सायरम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और चिल्लाकर बोलती है, आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे लड़ने का स्टाइल ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है और ऐसा सिर्फ प्रोफेशनली कर सकते हैं, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन इसी वजह अपनी स्कूल आईडी को सायरम का फेस पर फेंक कर मारता है। इस चीज से सायरम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, लेकिन वो इस स्कूल आईडी को चेक करती है और उसे पता चलता है कि जे सचमुच किसी भी हंटर स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्कूल का स्टूडेंट है। और इस चीज की वजह से सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, तुम तो सच में सिर्फ एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस वक्त हम देखते हैं कि जे ने अपने वेपन को सायरम की तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलता है, चलो वो जल्दी करो और मुझे अपनी स्कूल आईडी दो। और हम देखते हैं कि सायरम ने उसे अपनी स्टूडेंट आईडी दे दी होती है जिसके ऊपर सायरम की इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। इस इन्फॉर्मेशन
को रीड करने के बाद जे इस स्टूडेंट आईडी को अपने पास रख लेता है। तो ये देखकर सायरम बोल रही होती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेरी आईडी वापस करो। तो जे बोलता है, नहीं इसे तो मैं वापस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो सायरम बोलती है, क्या आखिर तुम मेरी इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे। तो जे बोलता है, फिक्र मत करो, अभी बताता हूँ, जरा मेरे पास आओ। तो ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन इस जे उसे कंधे से पकड़कर अपने पास कर लेता है और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और शर्माते हुए कहती है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे ने अपने मोबाइल को निकाल लिया होता है और वो बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, हम बस एक सेल्फी लेने वाले हैं। तो ये सुनकर सायरम बोलती है, क्या, लेकिन तुम मेरे साथ सेल्फी क्यों लेना चाहते हो। तो जे एक काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया, ये सेल्फी आगे मेरे काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि अगर तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी भी पर्सन को दी और बाद में किसी ने भी अगर मुझे पकड़ा तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा घबरा गई होती है। लेकिन इसी के साथ जे सायरम के साथ अपनी सेल्फी ले लेता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे सायरम से बोल रहा होता है, अच्छा मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारे मिड टर्म का टेस्ट है क्या और उसमें मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो सायरम उसे बताती है, मुझे इस फॉरेस्ट में से 2 गोल्डन कॉइन्स को कलेक्ट करना है, जिन्हें हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पर पहले से ही छुपाया गया है और तमाम कॉइन्स जिन प्लेसेस पर रखे गए हैं उन प्लेसेस के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कॉइन्स नहीं बल्कि इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स हैं, जिनसे बचकर हमें उन कॉइन्स को हासिल करना है। और इसी के साथ सायरम बोलती है, मैंने एक गोल्डन कॉइन को हासिल कर लिया है और अब मुझे बस एक और गोल्डन कॉइन चाहिए। जिसके बाद जे बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब गोल्डन कॉइन किस जगह पर मौजूद है। तो सायरम बताती है, यहाँ पर पास में कुछ ओल्ड रूइंस मौजूद है, जहाँ पर एक मॉल मौजूद है और उस मॉल में उस कॉइन को रखा गया है। तो बस सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या। तो सायरम बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो। तो जे बोलता है, एक्चुअली बात यह है कि जिस जगह पर मुझे जाना था वो भी वही प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर एफीरियल वेब की रॉयल जेली मौजूद है। ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ जे बोलता है, वेल क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस डेड मॉन्स्टर को हम लोगों ने किल कर दिया है, ये मॉन्स्टर्स इस जगह पर नहीं होते क्योंकि इनका एरिया इस जगह से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि ये मॉन्स्टर रॉयल जेली को स्मेल करते हुए उसे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया है और क्योंकि उस मॉल में रॉयल जेली मौजूद है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तो ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन जे बोलता है, तो फिक्र मत करो, दूसरे कॉइन्स कहाँ पर हैं, हम दूसरे कॉइन्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सायरम बोलती है, नहीं, और कोई भी कॉइन मौजूद नहीं है क्योंकि बाकी पार्टी मेंबर्स उन तमाम कॉइन्स को हासिल कर चुके हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर पार्टी मेंबर्स से इसका क्या मतलब है। क्या इसके साथ जो और स्टूडेंट्स आए थे उन सभी ने आपस में पार्टीज डिवाइड कर ली है, लेकिन सायरम के साथ कोई भी पर्सन नहीं आया और यह अकेली ही उन कॉइन्स को तलाश कर रही है। इसका ये बोलता है, तुम फिक्र मत करो, इस कॉइन को हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अच्छा अभी ये बताओ, तुम इसके बदले में मुझे कितनी प्राइस देने वाली हो। तो सायरम बोलती है, 1 बिलियन, मैं तुम्हें 1 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या 1 बिलियन। तो जे का ऐसा रिएक्शन देखकर सायरम बोलती है, अगर इतने काफी नहीं है तो मैं अपने डैड से बात करके तुम्हें और भी पैसे दिलवा सकती हूँ। लेकिन जे बोलता है, अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस इतने पैसे ही काफी हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरम भागते हुए उसी मॉल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ सायरम सोच रही होती है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्या सच में इसने कभी भी किसी हंटर स्कूल में ट्रेनिंग नहीं की है। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, शिट यार, इतना अच्छा मौका था पैसा कमाने का, लेकिन मैं बेवकूफ इतनी जल्दी क्यों मान गया, मुझे इससे थोड़ी और बात करनी चाहिए थी और मुझे इससे और ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। इसी के साथ भागते हुए सायरम बोल रही होती है, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम्हें सचमुच किसी भी पर्सन ने ट्रेनिंग नहीं दी है। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, अरे हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अब बार बार मुझसे इस बारे में पूछना बंद करो। ये बात सुनकर सायरम सोच रही होती है, वाओ ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे को यहाँ पर कोई चीज नजर आती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि क्लॉस रैप्टर हैं और इनका डेंजर लेवल 2 स्टार है। और इन मॉन्स्टर्स को सायरम ने भी देख लिया होता है और वो फौरन से यहीं पर रुक जाती है। लेकिन इस वक्त हम जे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इस वक्त जे अपने स्पेयर के साथ एक मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करता है और जे ने अपने स्पेयर को उस मॉन्स्टर की गर्दन के अंदर धंसा दिया होता है और वो उसे यहीं पर मार डालता है। और इस वक्त जे देखता है कि सायरम ने उस दूसरे मॉन्स्टर को अपने एरोस के साथ किल कर दिया होता है। और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है, जे क्या तुम इस बारे में जानते हो, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, ये मॉन्स्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं ये एलियन टाइप मॉन्स्टर्स हैं और ये हमेशा 5 या फिर 10 मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। लेकिन आखिर इनके बाकी साथी कहाँ पर हैं। तो जे बोलता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बाकी तमाम मॉन्स्टर्स अंदर हमारा वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसी ऐसे तरीके से इस मॉल में जाना होगा कि हम इन मॉन्स्टर्स से बच सकें। लेकिन इसी वक्त सायरम जे से बोलती है, जे तुम्हारी स्पेयरमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है तुमने बचपन से ही अपनी स्पेयरमैनशिप के ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो ये बात सुनकर जे बोलता है, आखिर ये तुम क्या
कह रही हो? मैंने कभी भी स्पेयर के साथ ट्रेनिंग नहीं की है। मैंने तो बस एक पर्सन को स्पेयर यूज करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था और मैंने इन तमाम मूवमेंट्स को याद कर लिया और जैसे उस पर्सन ने इस स्पेयर को यूज किया था मैं भी अपने स्पेयर को उसी तरीके से यूज करता हूँ। ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा सदमे में चली गई होती है और वह बिल्कुल खामोश हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? मैंने बचपन से एक आर्चर बनने के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है जबकि इसने स्पेयरमैनशिप को बस सिर्फ एक पर्सन को देखने से ही सीख लिया। लेकिन इसी साथ जी बोलता है सायरम क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन इसी वक्त सायरम काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं आए, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तो ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलती है ये अचानक से तुम क्या कह रही हो? लेकिन इसी वक्त वो जे की तरफ कोई चीज फेंकती है जिसे जे ने भी कैच कर लिया होता है और वह देखता है कि ये तो असलियत में एक पोशन की शीशी है जिसकी टोटल प्राइस 1 मिलियन होती है। और इसी साथ सायरम बोलती है आखिर तुम देख क्या रहे हो और जल्दी से इसे ड्रिंक कर लो, इससे तुम्हारी हेल्थ कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगी। तो यह सुनकर जी बोल रहा होता है वाओ तुम सच में एक रिच फैमिली की मेंबर हो। और इसी के साथ वो उस पोशन को अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो ये देखकर सायरम बोलती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसे पीने के लिए बोला है। तो जी बोलता है फिक्र मत करो ये मेरे बहुत ज्यादा काम का है, मैं इसे बाद में ब्लैक मार्केट में बेचाऊंगा। ये बात सुनकर सायरम बोल रही होती है आखिर ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें इसे पीने के लिए बोला है, क्या तुम्हें अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तो जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इतने महंगे पोशन को सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए यूज नहीं कर सकता। ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वह सोच रही होती है ये लड़का बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरम दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ जे बोल रहा होता है सायरम हमारा मिशन यहाँ से कॉइन को हासिल करना है, चाहे अंदर कितने भी मॉन्स्टर्स क्यों ना हो, हमें खामोशी से अंदर जाकर तुम्हारे लिए उस गोल्ड कॉइन को लेकर आना है और अब से हम दोनों बिल्कुल एक टीम की तरह काम करेंगे और जैसे मैं बोलूंगा तुम मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करोगी। ये बात सुनकर सायरम भी इसके लिए मान गई होती है और इसी के साथ सायरम सोच रही होती है मैंने आज से पहले कभी भी किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, क्या मैं सचमुच ऐसा कर पाऊंगी जैसा जे मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है? जिसके बाद जे बोलता है सायरम यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है, मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही चलते हुए इस मॉल के फ्रंट गेट पर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और इसी के साथ सायरम बोलती है आखिर ये क्या है? और जे बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं उन सभी को पहले ही किसी पर्सन ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से किल कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त ये देखते हैं कि सामने ही कोई मॉन्स्टर मौजूद होता है और इस मॉन्स्टर को देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? क्या इन सभी मॉन्स्टर्स को इस अकेले मॉन्स्टर ने किल किया है? क्या ये मॉन्स्टर सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? लेकिन जे बोलता है सायरम तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना तुम्हारे गोल्ड कॉइन को हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर सायरम भी इसके लिए मान जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो कि जब से जमीन के ऊपर बैठा हुआ था वो चलते हुए इन लोगों की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर जे ने भी अपने स्पेयर को निकाल लिया होता है। और इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम स्लैशर है और इस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 5 स्टार है। लेकिन क्योंकि ये मॉन्स्टर इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है तो इसका लेवल तकरीबन 3 या फिर 2 के बराबर है। और ऐसे वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी जबान के साथ जे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जे अपने स्पेयर को बहुत ही जोर से इसकी जबान में हिट करता है। लेकिन वो देखता है कि इस मॉन्स्टर ने तो जे के स्पेयर को ही पकड़ लिया होता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से इस स्पेयर के जरिए जे को अपने मुंह की तरफ खींच लेता है। लेकिन जे इस स्पेयर को छोड़ देता है जिससे वो इस मॉल की छत के ऊपर चला जाता है और वो अपने पैरों से छत को बहुत ही जोर से हिट करके इस मॉन्स्टर की तरफ बहुत ही तेजी के साथ आ रहा होता है। और इसी वक्त वो इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी मुकम्मल तौर पर मरा नहीं होता। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं जे अपने स्पेयर को लेकर दोबारा से सायरम के पास आ चुका होता है और सायरम बोल रही होती है जे आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहा है? तो जे बोलता है सायरम शायद तुम नहीं जानती लेकिन ये मॉन्स्टर बिल्कुल एक अलार्म की तरह काम करता है और इससे बहुत ही ज्यादा हंटर्स एक अलार्म के तौर पर यूज करते हैं ताकि अगर कोई भी पर्सन आए तो लोगों को इसका पता चल जाए। तो ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है जे आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई और पर्सन मौजूद है जिसने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर एक ट्रैप की तरह सेट किया हुआ है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि इन दोनों से बोलता है मुझे लगा था कि मैं थोड़ी अपनी नींद कंप्लीट कर सकता हूँ लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे बहुत जल्दी ही उठा दिया, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। इस पर्सन को यहाँ पर देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है आखिर ये पर्सन है कौन? क्या ये कोई हंटर है? लेकिन इसी के साथ वो देखती है कि ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन उस फ्लोर से जंप करके सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है और इसी के साथ वो बोलता है लड़की तुम एक स्मगलर नहीं लगती, क्या तुम वॉरियर हाई स्कूल की एक स्टूडेंट हो? तो सायरम बोलती है यस मैं वॉरियर हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो वो पर्सन बोलता है लड़की ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि तुम इतनी यंग एज में ही मरने वाली हो। और इसी के साथ ये बोलता है सायरम क्या तुम कोई इडियट हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये कोई तुम्हारा स्कूल टीचर है
जिसे तुम अपने क्वेश्चंस का आंसर कर रही हो, ये पर्सन एक स्मगलर है और ये हमें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जिसके बाद जे उस पर्सन से बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो वो पर्सन बोलता है, बच्चे मैं भी यहाँ पर उस चीज की तलाश में आया हूँ जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, रॉयल जेली। अब तुम ये सोचोगे कि मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता है, तो मैं तुम्हें इस बारे में भी बता देता हूँ। एक दिन अचानक से एक व्हाइट रैट हंटर ने मेरे एक साथी के साथ कांटेक्ट किया था और उसे व्हाइट जेली को ले जाकर सेल करने के लिए बोला था और उस पर्सन ने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन मैं इस बारे में जानता था। जिसके बाद मैंने उसका पीछा किया और उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो कमीना मुझसे बचकर भाग गया। लेकिन मैं उसके निशानों को देखते हुए इस मॉल तक पहुंचा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर उसने उस रॉयल जेली को यहीं पर आसपास छुपाया होगा। तो ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, बॉस ने मुझे बताया था कि मॉन्स्टर्स ने उस स्मगलर को किल कर दिया था, लेकिन असल वजह तो ये है कि उस स्मगलर को उसी के एक दोस्त ने किल किया है। लेकिन क्या मैं इस पर्सन को हरा पाऊंगा? क्योंकि मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि ये पर्सन मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम देखते कि उस पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है, बच्चे तुम फिक्र मत करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मरते वक्त बिल्कुल भी पेन मत हो। इसके बाद जे सायरम से बोलता है, सायरम निकलो यहाँ से, मैं इस पर्सन को रोकता हूँ। ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और बोलती है, जे आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तो जे बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से, हम इस पर्सन को नहीं संभाल सकते। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जे के पास पहुँच गया होता है और वो अपनी कटाना के साथ जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे ने अपने वेपन के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और चिल्लाकर बोलता है, इडियट आखिर तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि सायरम बहुत ही तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगा था तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन वो लड़की तो सचमुच तुम्हें छोड़कर यहाँ से भाग गई। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से उसकी जान बच जाएगी? और इस वक्त वो बहुत ही तेजी से जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोलता है, भले वो लड़की यहाँ से भाग गई है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी जाकर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे भी अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और वो सोच रहा होता है, मैं इसे हरा सकता हूँ अगर मैं अपने फादर की टेक्निक्स को यूज करता हूँ। और इसी वक्त वो उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है और इस अटैक की वजह से वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस वक्त जे बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के पास आ गया होता है और उस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे ऊपर इस तरह से भी अटैक कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी स्किल्स को छुपा रहे थे। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने सोचा है कि मुझे भी तुम्हें अपनी फुल पावर दिखानी चाहिए और इसलिए अब मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा और अब मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस पर्सन ने अपनी बॉडी के ऊपर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कवच को पहन लिया होता है। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम यांग डोंगयून है, जो कि असलियत में एक गोल्ड क्लास हंटर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे के बॉस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने लिए नूडल्स बनाकर खा रहा होता है और यहाँ पर वो टकला पर्सन भी मौजूद होता है, जिससे वो बॉस पूछ रहा होता है, मेरे खाने की तरफ इस तरह मत देखो, अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपने लिए मंगवा कर ये टेस्ट कर सकते हो। तो टकला पर्सन बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, आखिर ये बेवकूफ होश में आने में और कितनी देर लगाने वाला है? मैं काफी टाइम से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सिर्फ एक कचरा है और ये एक स्मगलर को भी नहीं संभाल सकता। तो ये बात सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल बेकार है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक हंटर और स्मगलर में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। एक हंटर हमेशा मॉन्स्टर्स से फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन स्मगलर को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर अक्सर स्मगलर्स हंटर्स से बचने के लिए उनसे फाइट भी करनी पड़ती है। इसलिए स्मगलर्स के पास कॉम्बैट फाइटिंग का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है। तो ये बात सुनकर टकला पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तो क्या यही वजह है कि वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल था? लेकिन हंटर्स भी तो आपस में फाइट करते हैं, क्या हंटर्स स्मगलर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते? तो वो बॉस बोल रहा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मगलर्स हंटर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हंटर्स स्मगलर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि हंटर्स जैसे जैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं उनकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच जाती हैं। और अगर सच बताऊं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके पास कॉम्बैट फाइट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने शायद अपनी पावर को मॉन्स्टर्स को किल करने में ही यूज किया है और इसने कभी भी अपनी कॉम्बैट स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया है। यही रीजन था कि ये पर्सन इतना ज्यादा वीक था। तो वो टकला पर्सन पूछता है, तो क्या ये हंटर्स सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से ही पावरफुल बन सकते हैं? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये अपनी कॉम्बैट स्किल्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें? तो वो बॉस बोलता है, हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी डंजन्स मौजूद हैं जिनमें से हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और उनमें से बहुत से इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने के बाद यूजर की स्ट्रेंथ और उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसी के साथ हमें जे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जे सोच रहा होता है, मैंने इस तरह का सूट पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन इसके सूट में से बहुत ही ज्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है और शायद ये सूट एक वैम्पायर की बॉडी को यूज करके बनाया गया है। और इसके साथ हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए चलते हुए जे की तरफ आ रहा होता है और जे सोच रहा होता है मैंने इस पर्सन के फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक मारी थी, लेकिन उससे इसे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि इसने फौरन अपने सूट को पहन लिया। नहीं, इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो, मुझे लगता है अब हमें अपनी फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। और वह जे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन जे ने अपने स्पेयर के साथ इस अटैक को रोक लिया होता है। लेकिन जे नोटिस करता है कि उस पर्सन की स्ट्रेंथ अब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और इस वक्त वो पर्सन जे के पेट में एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन जे किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन इस वक्त वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ जे के पास पहुंच गया होता है और वह जे के ऊपर अपनी कटाना स्वॉर्ड के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो जे की बॉडी के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ कट्स लगा रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम उससे सही तरीके से फाइट क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो लगा था तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम तो बस एक कचरे हो। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस पर्सन ने अपनी बॉडी के ऊपर जिस जैकेट को पहना हुआ था वो जैकेट एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम शील्ड जैकेट है और ये जैकेट वैम्पायर की बॉडी को यूज करके बनाई गई है और जब भी यूजर इस जैकेट को अपनी बॉडी के ऊपर कवर करता है तो बदले में ये जैकेट उस पर्सन की बॉडी में से उसके ब्लड को पी रही होती है और इस तरीके से ये कवच खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जे के ऊपर एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है और जे सोच रहा होता है अगर मैंने इस अटैक को डॉच नहीं किया तो मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि जे की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से जे के पेट के ऊपर कट लग गया होता है और इसी के साथ वो पर्सन काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुमसे फाइट करने में अब मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसी वक्त जे उस पर्सन से बोलता है मुझे लगता है आज कोई स्पेशल डे जो मुझे आज इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम देखेंगे जे अपने जैकेट को फेंक देता है और वो बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम अपनी इस सूट की कितनी पावर को सही तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन तुम इस सूट के साथ भी बिल्कुल बेकार हो क्योंकि इस सूट को यूज करने के बाद भी तुम्हारी स्पीड पहले से कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। ये बात सुनकर उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जे को गाली देते हुए बोलता है कमीने मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद हम जे को देखते हैं जो कि इस पर्सन से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इस चीज का मैं फायदा उठा सकता हूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी वक्त वो जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए इस वैम्पायर के ऊपर अपने फादर की फर्स्ट टेक्निक को यूज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और जे दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त जे अपने फादर की सेकंड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि जैसे ही ये अटैक उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ हिट हुआ होता है वो मॉन्स्टर इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और जे का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सेकंड टेक्निक को यूज करने की वजह से जे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरे फादर की तमाम टेक्निक्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं इन तमाम टेक्निक्स को इतने रेकलेस तरीके से यूज नहीं कर सकता वरना मैं अपनी बॉडी को ही डैमेज कर लूंगा। जिसके बाद हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो कह रहा होता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम्हारा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो ये बोलता है बस तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये सूट भी मेरे इस अटैक के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम देखते उस पर्सन ने अपने पास से एक डैगर निकाल लिया होता है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा? अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। इस वक्त वो अपनी डैगर को अपनी बॉडी के अंदर स्टैब कर लेता है और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सायरम का सीन दिखाया जाता है जो कि उस मेन पॉइंट पर पहुंच गई होती है जहाँ पर वो कॉइन रखा हुआ था और हम देखते कि वहाँ पर एक डिवाइस रखी हुई होती है जिसके ऊपर सायरम अपने हाथ को रख देती है जिससे उसके हाथ को स्कैन करके ये कंफर्म कर दिया जाता है कि सायरम वॉरियर हाई स्कूल की स्टूडेंट है और वो उस कॉइन को ले सकती है। जिसके बाद सायरम भी हंसते हुए उस कॉइन को ले लेती है और वो सोच रही होती है फाइनली तो मुझे ये कॉइन मिल ही गया। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आता है और इस अर्थक्वेक की वजह से सायरन काफी ज्यादा घबरा गई होती है और इस अर्थक्वेक के खत्म होने के बाद सायरम सोच रही होती है जे वहाँ पर अकेला ही उस पर्सन से फाइट कर रहा है और उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोला था, लेकिन क्या मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम दोनों एक पार्टी के मेंबर्स हैं। और इसी के साथ सायरम सोच रही होती है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या मैं सच में जे की कोई हेल्प कर पाऊंगी? और हम देखते कि सायरम इन्हीं चीजों को सोच रही होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में से इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है ये इंसान चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं और इसके बदले में ये अपनी बॉडी को भी मेरे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी बॉडी में स्टैब करने की वजह से इस जैकेट की पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और ये पर्सन अब मुकम्मल तौर
तौर पर एक वैम्पायर बन चुका होता है। और ये देखकर जे बोल रहा होता है, मुझे ये जैकेट काफी ज्यादा पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि मेरे पास भी ऐसा ही जैकेट होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी इस तरह की हालत को देखकर मुझे लगता है मैं इस जैकेट के बिना ही अच्छा हूँ। इस वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जे ने बहुत ही तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर एक बार दोबारा से जे के ऊपर बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जे इस बार इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक जे को लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जे इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसकी शर्ट भी फट चुकी होती है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तुमने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, लेकिन तुम भी अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे एक और अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगे। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जे ने अपने पास से उस हीलिंग पोशन को निकाल लिया होता है जिसे वो ड्रिंक कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे को मारने के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ इस मॉन्स्टर की तरफ ही आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे की हेल्थ एक बार फिर से रिकवर हो चुकी होती है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जे उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करते हुए इस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर जे के सामने आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और ये अटैक जे को लगने वाला होता है। लेकिन इस वक्त किस पर्सन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक को देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सायरम ने ही किया होता है। और ये देखकर जे बोलता है, वाओ, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और इस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जे अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पर्सन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और इसी के साथ जे उस पर्सन की पिक्चर्स ले रहा होता है। तो ये देखकर सायरम बोल रही होती है, आखिर तुम इसकी पिक्चर्स क्यों ले रहे हो? तुम इनका क्या करोगे? तो जे बोलता है, ये पिक्चर्स आगे चलकर मेरे काम आएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे जाकर अपनी जैकेट को उठा लेता है और वो बुरा होता है, सायरम अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे चलकर एफिरियल वेब की उस जेली को भी तलाश करना है। लेकिन हाँ, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं आती तो ये मॉन्स्टर मुझे मार डालता। तुमने मेरी जान बचाई है। और जे की ये बात सुनकर सायरम को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो चिल्लाकर बोलती है, मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैंने सोचा तुम मेरे पार्टी मेंबर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जे वहाँ से जाता हुआ मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये लड़की दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों, सीरीज आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना।